सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जहां हमने कल एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस फ्यू थिंग्स जो हमने कल डिस्कस की थी। उन्हीं को मैं एक बार और डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस में आफ्टर रेवोल्यूशन क्या चेंजेस है। तो फ्रांस में आफ्टर रेवोल्यूशन जो मेजर चेंजेस आए वो क्या थे। सबसे पहले formation of the National Assembly, that was the parliament. Formation of the National Assembly, that was parliament. Actually National Assembly कुछ नहीं थी. National Assembly was the outcome of General Assembly. National Assembly किसका outcome था? General Assembly का. General Assembly क्या थी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. General Assembly constituted 3 parts. इसमें क्लर्जी भी थे, इसमें नोबल्स भी थे और इसमें थर्ड एस्टेट के मेंबर्स भी थे. फिर जब लुइस 16th ने ऑन 5 मई 1789 कॉल किया था असेंबली ऑफ एस्टेट जनरल्स, मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, उसको बाद में इसने डिसबैंड कर दिया था. इसने पैलेस ऑफ वर्साइल्स में जो हॉल था जिसमें वो असेंबली जो मीटिंग होने वाली थी उसको इसने लॉक कर दिया था. Then on 20 June 1789, on 20 June 1789, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे they met in indoor टेनिस कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स और उनको लीडर किया था किसने? एब्सास as well as मिराबू. एब्सास एंड मिराबू. नाउ अब ये वही नेशनल असेंबली थी. नेशनल असेंबली ने फिर क्या फॉर्म किया यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन. As it is written here, I have written here, after revolution changes जो भी हुए, but before that change क्या होता है? देखिए here it is given change में बेसिकली देखिए चेंज के दो टाइप्स हैं, एक है ग्रेजुअल और एक है फोर्स्ड. तो मैं ये चेंज ही डिस्कस क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस रेवोल्यूशन. अब कैसे देखिए यहां पे भी चेंज हुआ था. अब चेंज ये ग्रेजुअल था या फोर्स्ड चेंज था. जैसे कि एग्जांपल आपको मैंने पहले ही दिया था. ब्रिटेन में 1688 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने वहां की मोनार्की से पावर सीज कर ली थी. अब देखिए पार्लियामेंट कब फॉर्म हुई थी? 1215 में पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी. मैग्ना कार्टा, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बताया था मैग्ना कार्टा 1215 में फॉर्म हुई. इन्होंने पावर कब सीज की? इन्होंने पावर कब सीज की? 1688 में. दिस वॉज ग्रेजुअल चेंज. ये एक ग्रेजुअल चेंज था. फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ एंड 1789 में ही उन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की से गवर्नमेंट को चेंज कर दिया. किसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में. अब ये तो 1791 जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो ड्राफ्ट था वो कंप्लीट हुआ 1791 में, तब इसको कहा गया. बट हाँ ये चेंजेस वहीं स्टार्ट हो चुके थे. नाउ वी विल डिस्कस इट लेटर. अब देखते हैं. तो ये है ग्रेजुअल चेंज. अब फोर्स्ड चेंज कौन सा है? ये. एंड देखिए ग्रेजुअल चेंज एक्सेप्टेबल होता है सोसाइटी के लिए. मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूं आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा. ग्रेजुअल चेंज जो होता है सोसाइटी के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है, बट फोर्स्ड चेंज सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. क्यों नहीं होता? आई विल टेल यू. देखिए आपके सामने एक क्लियर एग्जांपल है, देखेंगे. आफ्टर रेवोल्यूशन जो चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया. कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया. कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? रिलीजन. कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था. एंड पीपल वर फियरफुल ऑफ चर्च एंड पोप. पीपल जो थे वो फियरफुल थे, उनमें डर था. किसका? चर्च का और पोप का. अच्छा चर्च और पोप क्यों? मैं चर्च और पोप की ही बात क्यों कर रहा हूं? देखिए क्रिश्चियंस में 2 डिवीजन होते हैं. लेट मी टेल यू द डिवीजन ऑफ क्रिश्चियंस, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड. क्रिश्चियंस में
क्रिश्चियंस में बेसिकली दो डिविजन्स होते हैं, रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। See, Roman Catholics and Protestants, you will study about this division in 10th standard in chapter number 7 of history. 10th standard, chapter number 7 of history, that is print culture and modern world. Then you will understand this division properly. देखिए, ये जो रोमन कैथोलिक्स हैं ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और इनका मानना ये, क्योंकि ये चर्च से बहुत ज्यादा डरा करते थे, एक इंसिडेंट है गैलीलियो गैलीलाई। आप सभी जानते हैं गैलीलियो गैलीलाई कौन थे। गैलीलियो गैलीलाई एक महान साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इंटरप्लैनेटरी थ्योरी प्रपोज की थी। इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। अब इंटरप्लैनेटरी थ्योरी प्रपोज करने वाले एक ग्रेट साइंटिस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इंटरप्लैनेटरी थ्योरी देने वाले ग्रेट साइंटिस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है बाय हुम? बाय चर्च। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? एक्चुअली लोगों के मन में फियर था किसका? चर्च का। अब चर्च के अगेंस्ट ये थ्योरी थी, इंटरप्लैनेटरी थ्योरी। उन्होंने बताया देन दैट सन इज स्टेशनरी एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट एज वेल एज they are also rotating on their axis. So ये अगेंस्ट चला गया चर्च के। चर्च मानता था सब कुछ, चर्च ये लोगों में प्रोपेगेट करता था कि सब कुछ जो कर रहा है वो गॉड कर रहा है, एंड दिस थ्योरी इज टोटली रॉन्ग। दैट्स व्हाई दे एग्जीक्यूटेड गैलीलियो गैलीलाई। सो पीपल वर फियरफुल। देखिए, एक एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि चर्च कितना पावरफुल था। सो इवन चर्च अगर किंग के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास करता तो लोग उसको मानते थे, इवन किंग को भी मानना होता था। सो यहां पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी, देखिए फ्रांस एक रोमन कैथोलिक कंट्री है, जैसे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस। फ्रांस एक रोमन कैथोलिक कंट्री है, वेयरएज ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट नेशन है। अब ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट नेशन क्यों है, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है। आप लोगों ने, कईयों ने, बच्चों ने भी पढ़ा होगा, जो आप लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, अबाउट ब्लडी मैरी। दैट्स अ मिथ। वो एक काल्पनिक कथा है कि ऐसा हुआ था, ब्लडी मैरी एंड ऑल दैट। एक्चुअली ब्लडी मैरी जो एलिजाबेथ की सिस्टर थी, एलिजाबेथ की जो फादर थे उनका कोई मेल हेयर नहीं था, मतलब उनका कोई पुरुष वारिस नहीं था। तो अल्टीमेटली अब किसको बनाया जाए, इनके बाद कौन बनता? तो चर्च ने कहा कि आपका तो कोई मेल हेयर है नहीं, तो हम एक काम करते हैं कि हम किसी और को चूज कर लेते हैं। बट ये रेडी नहीं थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट चर्च। एंड नेक्स्ट, आज भी आप देखते हैं क्वीन, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कौन है? क्वीन। वहां पे टिट्यूलर, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? टिट्यूलर। टिट्यूलर वर्ड को अगर वर्ड वाइज देखें तो द पर्सन विच डू नॉट हैव, जैसे हमारे प्रेसिडेंट है, ही इज द टिट्यूलर हेड ऑफ आवर गवर्नमेंट, मीन्स he does not have real powers. Just like that, वहां पे भी आज क्वीन टिट्यूलर हेड है। आफ्टर 1688 यही हुआ कि जो वहां की मोनार्की थी वो टिट्यूलर हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गई थी। जो रियल पावर्स थी वो किसके हाथ में थी? ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथ में। सो ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट नेशन बना। ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट नेशन कैसे बना, इसकी काफी लंबी स्टोरी है। मैंने अभी आपको चर्च के बारे में भी बताया कि किस तरह चर्च ने उनसे कहा कि आपका मेल हेयर नहीं है तो सिंपली डू वन थिंग, आप
प्लीज थ्रोन छोड़ दे, तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया एंड उन्होंने एलिजाबेथ को क्वीन बनाया, नेक्स्ट अपने बाद जो क्वीन बनाया। इसी वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, किसको? चर्च को प्रोटेस्ट किया। दैट्स व्हाई दे वर प्रोटेस्टेंट्स, इनको कहा गया प्रोटेस्टेंट। देखिए यहां पे आप इसको अगर दो पार्ट कर दें, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्टेंट्स एंड प्रोटेस्ट, तो जो चर्च को अपोज कर रहे थे, चर्च के उस आइडिया को अपोज कर रहे थे कि पोप इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इनका मानना यह था नहीं, जीसस है, ये इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करते थे कि जीसस है एंड हम जीसस में बिलीव करते हैं एंड हम उनके एंजल्स एंड ऑल इनमें बिलीव करते हैं, बट वो पोप में बिलीव नहीं करते थे। जबकि रोमन कैथोलिक्स किस में बिलीव करते थे? पोप में। देखिए थोड़ा सा डीप जाना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपको फर्दर इन फ्यूचर इन 10th स्टैंडर्ड एंड फर्दर स्टडीज में पढ़नी होंगी। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू अगेन, आई विल कम टू इट। इसमें दोबारा आ जाते हैं हम दोबारा से। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड रिलीजन as well as pope became subordinate to the state government, or you can say constitution। कैसे? जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, तो जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, रिलीजन, चर्च, पोप, अब वो किसके अंडर में आ गए? अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अब रियल पावर किसके हाथ में थी? स्टेट की रियल पावर हाथ में थी नेशनल असेंबली के एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो पोप, जो कि पहले रूल किया करता था, जो पोप डायरेक्टली किंग को भी कोई ऑर्डर दे दिए, कोई भी ऑर्डर वो चाहते थे वो किंग को भी ऑर्डर दे दिया करते थे, अब वो कंडीशन टोटली इन्वर्ट हो गई, टोटली चेंज हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रांस के पीपल थे, दे वर इन फियर, चर्च से डरा करते थे। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? चर्च की बातों को माना, इन्होंने पोप की बातों को माना, इन्होंने जो चेंज आया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जितने भी सेक्शंस थे, आई हैव रिटन हियर, बट पीपल ऑफ फ्रांस रिजेक्टेड दीज चेंजेस बिकॉज रिलीजन वाज द ऑपियम फॉर देम। पीपल ऑफ ऑल द सेक्शंस वर ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक्स एंड बिलीवर ऑफ पोप। अब देखिए इनके लिए रिलीजन ऑपियम का काम करता था। ऑपियम, अफीम। तो लोगों के लिए रिलीजन क्या था? नशा। पोप एज वेल एज चर्च इन द नेम ऑफ गॉड उनसे कोई भी काम करवा लिया करता था। चर्च और चाहे तो पोप, लोगों से कोई काम करवाना होता तो इन द नेम ऑफ गॉड उनसे कोई भी काम करवा लिया जाता था। जबकि अब यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आया तो पोप उनका सबऑर्डिनेट हो गया। अब ये बात चर्च को और पोप को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो उन्होंने लोगों में ये चीज स्प्रेड करनी स्टार्ट की, एज वेल एज लोगों ने जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था, चेंजेस आए थे, काफी पॉजिटिव चेंजेस आए थे, बट इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रांस वाज टोटली बैंकरप्टेड। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड इट। फ्रांस टोटली बैंकरप्टेड था, एज वेल एज फ्रांस के ऊपर कितना डेब्ट था? डेब्ट, कर्ज, डेब्ट कितना था? 2 बिलियन लिवरे। फ्रांस के ऊपर डेब्ट था 2 बिलियन लिवरे का। एंड उस टाइम पे सभी की कंडीशन बहुत ही ड्रास्टिक थी, बहुत खराब कंडीशन थी। बैड हार्वेस्ट, क्रॉप फेलियर, फूड शॉर्टेज, एज वेल एज ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वाज टोटली एम्प्टी। सो इस कंडीशन में नेशनल असेंबली ने सोचा वी नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। तो नेशनल असेंबली ने एक नया आइडिया दिया, एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन, लेट मी राइट दिस,
सो यहां पे नेशनल असेंबली ने फाइनेंशियल बैंकरप्सी इसका एक नया सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने लिवरी की शॉर्टेज, जो फ्रेंच करेंसी की शॉर्टेज थी, उसको इन्होंने एंड करने के लिए एक नई करेंसी, पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। दैट वाज एसिंगनैट्स। ठीक है, ये क्या था सर? एसिंगनैट्स, जो कि 1789 में स्टार्ट हुई एंड अप टू 1796 ये चलती रही। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई थी किसमें? मैंडेट्स में। मैंडेट्स बेसिकली ये सारी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक, मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम अभी यूट्यूब पे आया हूं। फॉर दैट रीजन आई एम ट्राइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, जो भी डीप नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सो एसिंगनैट्स ये क्या थी? पेपर करेंसी थी। एक्चुअली पेपर करेंसी रादर देन, ये पेपर करेंसी के साथ साथ आप इसको लैंड ग्रांट्स भी कह सकते हैं। लैंड ग्रांट्स लैंड ग्रांट्स भी कह सकते हैं आप इनको, जो कि 5% इंटरेस्ट पे किए जाते थे। एक्चुअली इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी कोलैप्स हो चुकी थी, उस इकोनॉमी को डायनामिक बनाने के लिए, उस इकोनॉमी को स्पीड प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एसिंगनैट्स को इंट्रोड्यूस किया, पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। ये काफी सक्सेसफुल स्टेप रहा नेशनल असेंबली का। बट 1792 आते आते तक, 1792 जैसी आया, दैट वाज द ईयर, यहां पे कुछ चेंजेस आए। 1792 में कुछ चेंजेस आए। देयर वर टू मेजर चेंजेस, मैं आपको भी उन चेंजेस को बताऊंगा, जिस वजह से ये जो न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी, इससे जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आई थी वो स्लोली स्लोली डाउन होने लगी। देखिए इसका एक साइड इफेक्ट भी था, वो भी बता देता हूं। देखिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दोनों डिस्कस करने चाहिए। इन्फ्लेशन आया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी एसिंगनैट्स, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आया था। बट फिर भी एक इकोनॉमी जो टोटली कोलैप्स हो चुकी है, उसमें एक इनोवेटिव स्टेप लेने की वजह से ये एसिंगनैट पेपर करेंसी जो थी, ये एक इनोवेटिव स्टेप था, जिससे कि फ्रेंच इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिला। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दोस 2 पॉइंट्स। अभी हम उन दोनों पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए, एट लास्ट जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको कल्मिनेट भी करना है। देखिए यूपीएससी में जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है? वो कंसोलिडेट नहीं कर पाते कि आप जो कुछ भी स्टडी कर रहे हो उनको कंसोलिडेट करना, डेली बेसिस पे उनको पढ़ना। आप डेली बेसिस पे रिवाइज करो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो। जस्ट कीप दोज थिंग इन योर माइंड्स एंड थिंक अबाउट दोज थिंग्स। आप इनको स्टोरीज की तरह पढ़ो और उसके बारे में अगेन एंड अगेन सोचो कि व्हाट आई हैव स्टडीड टुडे। मैंने आज फिजिक्स में क्या पढ़ा, आज मैंने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, आज मैंने बायोलॉजी, आज मैंने मैथ्स में क्या पढ़ा, आज मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, आज मैंने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा। चलिए फर्दर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं व्हाट वर द 2 मेजर चेंजेस। फर्स्ट, Louis XVI tried to flee. Louis XVI फ्रांस से इन डिस्गाइज, मतलब रूप बदल के, इन डिस्गाइज, इन डिस्गाइज, लुइस 16 फ्रांस से इन डिस्गाइज
भाग रहा था। भाग के कहां जा रहा था? ये फ्रांस छोड़ के जा रहा था, नेबरिंग नेशंस के साथ मिलके फ्रांस पे अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे पावर छीन ली गई थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन की साइनिंग अथॉरिटी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन की साइनिंग अथॉरिटी था लुईस 16। अब जो साइनिंग अथॉरिटी है, अगर वो ही भाग जाएगा, सपोज मान लिया जाए आप साइनिंग अथॉरिटी हो, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा हूं और आप साइनिंग अथॉरिटी और आप ही भाग जाते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर हो जाएगा? नल एंड वॉइड। तो यहां से लुईस 16 के भागने का मेन रीजन क्या था? वो कॉन्स्टिट्यूशन की साइनिंग अथॉरिटी थी, उसने ही ट्रांसफर ऑफ पावर, देखिए साइन उसमें किसने, साइन उसने किस चीज पे किया था? उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे किया था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किस चीज पे कि ट्रांसफर हो रहा है, पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मोनार्की टू नेशनल असेंबली, फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो साइनिंग अथॉरिटी अगर वो ही भाग जाएगी तो फिर यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नल एंड वॉइड हो जाता। अब कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे जो फॉर्म किया गया था वो फ्रांस की बेटरमेंट की, फ्रांस की प्रोग्रेस के लिए था, बट इससे फ्रांस में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लोगों को ये लगा कि नहीं, ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे बीच में एनार्की स्प्रेड करेगा, हमारे बीच में सेडिटियस इररिलीजियस आइडियाज स्प्रेड होंगे। क्यों? ये चर्च ने उनको बताया कि नहीं, ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। सो नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पॉइंट, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद फर्स्ट पॉइंट। आपको दिख नहीं रहा है, आपको नहीं लग रहा है, बट हाँ देखिए, आई एम टेलिंग यू, लुईस 16 ट्राइड टू फ्ली, उसने भागने की कोशिश की इन डिस्गाइज, बट बॉर्डर पे ही इसको लोगों ने पकड़ लिया था, उसको पहचान लिया था लुईस 16 को। मतलब आप थिंक अबाउट इट कि आप एक गर्ल की ड्रेस में जा रहे हो एंड आपने एक मेल के शूज पहन रखे हैं, तो just because of that he was caught by the people on the border of France. Now in 1792 war with Prussia, yeah, you can say 1792 में actually as it is given in your book, आपके बुक में भी given है कि नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब देखिए प्रूशिया, अब यहां पे प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन दोनों के साथ वॉर डिक्लेयर क्यों की गई थी? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ये नेबरिंग नेशंस थे। आज प्रूशिया एग्जिस्ट नहीं करता। आज का जो प्रेजेंट डे जर्मनी है इससे थोड़ा सा बड़ा पार्ट हुआ करता था प्रूशिया का। सो अब इन्होंने 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया। किसने? नेशनल असेंबली ने। अब नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर क्यों किया? लुईस 16 ने विद प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, वैसे ऑस्ट्रिया तो नहीं कहूंगा, प्रूशिया के साथ इसने सीक्रेट ट्रीटी की थी। ऑस्ट्रिया के साथ इसको ट्रीटी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक बार और याद करके देखिए, जस्ट ओपन योर आई। लुईस 16 की वाइफ का नाम क्या था? मैरी एंटोनेट और मैरी एंटोनेटी। मैरी एंटोनेटी वाज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो ऑस्ट्रिया क्या था? इसका ससुराल। अब ऑस्ट्रियंस जो थे, ऑस्ट्रियन रूलर्स जो थे, ऑस्ट्रियन मोनार्की एज वेल एज ऑस्ट्रियन के अलावा प्रूशियन मोनार्की, दे वर फ्राइटेंड बिकॉज ऑफ चेंजेस टुक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस में जो चेंजेस हो रहे थे, उन्होंने देखा कि जिस तरह से यहां पे नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश हो गई, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अगर वो चेंजेस हमारे यहां हो गए तो हमारी मोनार्की, जो हमारा रूल है, वो हमारे हाथ से छिन जाएगा। दैट्स वाई यहां पे लुईस 16 के साथ प्रूशिया ने सीक्रेट ट्रीटी साइन की एंड दे वर प्लानिंग टू अटैक ऑन फ्रांस, बट
फ्रांस के स्पाइज ने नेशनल असेंबली को ये बात बता दी एंड नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। देखिए यहां पे देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर एसिग्नेट की वैल्यू रिड्यूस हुई। सो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर टू यू। अब यहां पे जो चेंजेस आपने देखे, इसके बाद यहां पे जो लुइस 16 थे, Louis XVI, he was put in prison. Later on, he was guillotined during the rule of Jacobins. अब ये Jacobins कौन है? I'll tell you in next lecture. Thanks for the day.